यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक और पैराग्राफ जो है डाइलेक्ट्रिक्स पे बेस्ड। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक के बारे में कुछ टेक्स्ट लिखा है, पढ़ लेते हैं उसको। Dielectrics are insulating, non-conducting materials that can produce electric field without conduction. सही बात है। Movement of free charges is not possible in dielectrics, so they behave differently when a dielectric material is kept in an electric field. Then the electric field induces dipole moment, due to which net charge on the surface of the dielectric appears. तो ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ाया गया था कैपेसिटर वाले चैप्टर में। मान लीजिए हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है और डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो है पोलर और नॉन पोलर तरह के मॉलिक्यूल्स दोनों तरह से प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं मान लीजिए जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो इस तरीके से हैं पास पास, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो हैं ऐसे पास पास रखे हुए हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स हैं रखे होते हैं, बहुत सारे रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। तो यदि मैं बात करूं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, यदि कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इनका जो नेट डायपोल मोमेंट होता है, या कह सकते हैं कि इनकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। लेकिन जैसे इस पूरे सिस्टम को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यदि बाहर से नॉन जीरो है, तो होता क्या है कि ये अलाइन हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये अलाइन हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इस तरीके से है तो ये ऐसे अलाइन हो जाते हैं, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ठीक। तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा एक चीज देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है और यहाँ पे जो नेट नेगेटिव चार्ज जो है हमें मिल जाता है, ठीक, इस तरीके से। तो हम यदि यहाँ पे देखें इनके एंड पर यदि देखें तो इनके एंड पर जो है नेट पॉजिटिव चार्ज जो है वो इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पे नेट नेगेटिव चार्ज जो है इकट्ठा हो जाता है, तो इसके अंदर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो हमने इससे पहले वाले पैराग्राफ में भी देखा था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर रिड्यूस हो जाता है। बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू टोटल फील्ड। तो टोटल फील्ड अब जो है रिड्यूस हो जाता है, एक्सटर्नल फील्ड से कम वैल्यू हमें मिलती है। अब पहला सवाल जो है इस पैराग्राफ पे बेस्ड दिया हुआ है, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल फील्ड देन द इंड्यूस्ड फील्ड विल बी इक्वल टू, तो इंड्यूस्ड फील्ड की जो वैल्यू है वो कम होती है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये सिंपल सा लॉजिक है, तो ये हमारा आंसर होगा लेस, कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लेसर देन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th of October से, जो कि 7th of October से लेके 29th of October तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है, ठीक है बच्चों। डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम और डेली अवार्ड्स हैं इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का Amazon का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूलें, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। दूसरा सवाल हमारे पास है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जिसमें मॉलिक्यूल्स के पास एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, यानी कि वहां परमानेंट चार्जेस के बीच का सेपरेशन होता है। जैसे है हमारे पास H2O के बारे में सब जानते हैं, H2O। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, तो एक नेट डायपोल मूवमेंट जो है परमानेंट इस डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है इसके पास, चाहे बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो।
तो मॉलिक्यूल्स इनके पोलर होते हैं। तो जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में यदि हम देखते हैं तो ये रैंडमली जो है अरेंज्ड होते हैं और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनका जीरो के बराबर होता है। जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखने को मिलता है, जीरो नेट डायपोल मोमेंट भी होता है पूरे सिस्टम का। यदि हम देखें तो जीरो डायपोल मोमेंट हमें मिलेगा। थर्ड की बात करें, मॉलिक्यूल्स दैट हैज नो परमानेंट डायपोल मोमेंट्स, जिनका कोई भी परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता, उनको नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहा जाता है। जिनका परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है जिन मॉलिक्यूल्स का, उनको कहा जाता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो होता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ये झेल सकता है विदाउट मीडियम को ये आयोनाइज किए। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज बेसिकली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आप चेक कीजिए कौन सा होगा इनमें से, ए ऑप्शन होने वाला है, वोल्ट पर मीटर, ए ऑप्शन। इसके बाद फिफ्थ सवाल सॉल्व कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसमें कोई भी उसका परमानेंट डायपोल नहीं होगा, परमानेंट सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, ऐसा मॉलिक्यूल से बना हुआ डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो नॉन पोलर ढूंढिए इनमें से, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन OO, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है इसमें। हाइड्रोजन की बात करें H2, तो यहाँ पे भी कोई डिफरेंट नेचर के चार्जेस सेपरेटेड नहीं है, सिमिलरली नाइट्रोजन के साथ है। तो इनमें से तीनों जो हैं ये नॉन पोलर हैं। पोलर कौन सा था, पिछली बार एग्जांपल में बताया था, H2O है जैसे पोलर है, HCl है उसमें वो पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं, उनमें परमानेंट डायपोल मोमेंट वहां पे प्रेजेंट रहता है। इसके बाद अगले केस स्टडी की तरफ चलते हैं जो है कुछ इस तरीके से। इसका टाइटल है प्रोटॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको चेंज करके इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोटॉन के लिए हम फॉर्मूला प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे वही इलेक्ट्रॉन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सवाल पढ़िए धीरे धीरे, पैराग्राफ पढ़िए धीरे धीरे। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बिटवीन द 2 points A and B separated by a distance x is uniform electric field E given by delta V is equal to minus EX। तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है डेल्टा V is equal to minus EX। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये इसको आप ऐसे लिखिए, V final minus V initial is equal to minus EX। तो यहां से आ जाएगा V final is equal to V initial minus EX। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इस इनिशियल वैल्यू में से कुछ अमाउंट जो है वो कम हो रहा है, तो फाइनल पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलते जाते हैं। तो ये बात ये फॉर्मूला चिल्ला चिल्ला के आपसे कह रहा है। तो यहाँ से आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। यदि x में कहूं कि x जो है वो मेजर किया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, x इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से मिलेगा, कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ मिलने वाला है कि पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बिल्कुल वही सिचुएशन यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। तो ए और बी पॉइंट की यदि बात करें तो ए का पोटेंशियल ज्यादा होने वाला है, बी का पोटेंशियल कम होने वाला है, और इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पॉजिटिव आपको मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल क्या कहता है, इफ अ चार्ज Q नॉट मूव्स फ्रॉम A टू B, A से B जा रहे हैं तो फाइनल जो है वो B है पोजीशन, इनिशियल जो है A पोजीशन है। The change in potential energy is given by Q naught delta V. A proton is released from rest in uniform electric field of magnitude this directed along positive x-axis. Then proton undergoes a displacement of ½ meter in the direction of E. Mass of proton is this and charge on proton is this. पहला सवाल आपसे पूछा गया है, as proton moves from B to A. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और चार्ज को ले जाया जा रहा है इस तरफ। तो आपसे पूछा गया है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी लूज होगी, गेन होगी, क्या होने वाला है ये सब बताना है। तो आप ये तो फोर्स से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो एनर्जी वाला अप्रोच, पोटेंशियल वाला अप्रोच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको फोर्स वाले अप्रोच से भी कर सकता हूं। तो ये प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स जो है होने वाला है QE के बराबर। तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स है इधर और इसको ले जाया जा रहा है B से A, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स के अगेंस्ट ले जाने पर, फोर्स के अगेंस्ट ले जाने पर हमें जो है जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी गेन होने वाली है, इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी।
यदि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, लेट्स से v स्पीड है इसके पास और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब इसके पास रिटार्डेशन है, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो कहां पहुंच जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन इंक्रीजेस व्हेन मूविंग फ्रॉम बी टू ए, तो बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाता है। ठीक बात, समझ गए। अब इस सवाल को हम एनर्जी अप्रोच से भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या Q डेल्टा V के बराबर, तो फाइनल VA माइनस VB के बराबर ये होने वाला है। तो A का पोटेंशियल ज्यादा है बेटा, B का पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये वाली जो क्वांटिटी है पॉजिटिव होने वाली है। ये वाला जो है आपके पास Q, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन है वो पॉजिटिव हमें मिलने वाला है। और ये किसके बराबर होता है बेटा, डेल्टा U के बराबर होता है। तो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का पॉजिटिव है, तो Q डेल्टा V पॉजिटिव है और डेल्टा U भी पॉजिटिव होगा, यानी कि चेंज एनर्जी में पॉजिटिव है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, चाहे हम फोर्स वाली अप्रोच से करें या एनर्जी वाली अप्रोच से करें। उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करते हैं, द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज ऑफ द प्रोटॉन बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी क्या होने वाला है। ए और बी के बीच में पोटेंशियल में चेंज VB माइनस VA की बात यहाँ पे कर रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, बिकॉज डायग्राम में दिखाया था कि A से B ले जाते हैं प्रोटॉन को, हाफ मीटर जो है डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसे लिख सकते हैं Q डेल्टा V। Q डेल्टा V क्यों लिखना है इसको, VB माइनस VA क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं E इंटू डी, E इंटू डी माइनस में इसे लिखा जा सकता है। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ED। तो यहाँ पे माइनस और -1 इंटू E की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कितना है 8 इंटू 10 टू द पावर 4, सो 8 इंटू 10 टू द पावर 4 आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटू D जो है डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग विच इज हाफ मीटर, तो आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर 4, आपको मिल जाएगा वोल्ट। 4 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस में आपको बी ऑप्शन मिल जाता है। यदि आपको दिक्कत आती है फॉर्मूला इस्तेमाल करने में, तो मैं आपको एक बहुत आसान सी ट्रिक बता रहा हूँ। आप जो है हमेशा मैग्नीट्यूड लिखिए, ये आप हमेशा मैग्नीट्यूड लिखिए, तो हमारा मैग्नीट्यूड आएगा, ये मैग्नीट्यूड हमें मिल गया 4 इंटू 10 टू द पावर 4। अब हमें डायरेक्शन जो है फाइंड आउट करनी है कि B से A जा रहे हैं, A से B जा रहे हैं, तो जो पोटेंशियल है डिफरेंस जो है वो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये A है ये B है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ले जा रहे हैं, तो हम जानते हैं पोटेंशियल जो है डिक्रीज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो कम पोटेंशियल माइनस ज्यादा पोटेंशियल विल बी नेगेटिव, तो नेगेटिव हमें आंसर यहाँ पे मिलेगा, तो आंसर नेगेटिव होना चाहिए, तो माइनस साइन और एक आप यहाँ पे लगा सकते हैं, डायरेक्शन देख के इस डायग्राम से समझ के आंसर -4 इंटू 10 टू द पावर 4 हमें मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन फॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो डेल्टा U को लिख सकता हूं मैं Q डेल्टा V। डेल्टा V पिछले वाले सवाल में निकाल ही दिया है, विच इज -4 इंटू 10 टू द पावर 4, -4 इंटू 10 टू द पावर 4, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो 16 4 64 माइनस ऑफ 6.4 इंटू 10 टू द पावर -15 जो है आपको जूल में एनर्जी मिल जाएगी, -6.4 इंटू 10 टू द पावर -15 विच इज ऑप्शन नंबर C हमें मिल जाता है। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन आफ्टर इट हैज मूव्ड 0.5 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से ये मूव कर रहा है, A से B जाता है, तो मैं कह सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी में जो गेन है वो किसके बराबर होगा, लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी कह सकता हूं, लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में लॉस, ठीक है जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितना किया है उसने, माइनस ऑफ 6.4 इंटू 10 टू द पावर -15 इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी में, अच्छा यहाँ पे आप उल्टा लिख सकते हैं, बिकॉज हम A से B ले जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है एक्चुअली, तो या फिर ऐसे लिख लो, लॉस का मतलब हो गया इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल है 0, फाइनल है माइनस ऑफ हाफ इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू V²। आपको यहाँ पे गेन लिखना है या लॉस लिखना है, यहाँ पे लॉस या गेन भी लिख सकते थे, तो भी एक्सप्रेशन सेम आता, बस यहाँ पे माइनस नहीं आता, ठीक है, सेम कैलकुलेशन बनने वाली है। तो बस सॉल्व कर लीजिए, माइनस से माइनस जो है कैंसिल आउट हो जाता है, ये है आपके पास 2 और ये आपके पास हो गया 12.8, तो
तो आपको मिल जाता है v स्क्वायर इज इक्वल टू 12.8 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 27। तो यहाँ से v की वैल्यू आपको मिल जाती है ये। सो ये 1.6 से यदि इसको हटाना चाहें तो ये 16 दूनी 32 64 16 अपना 96 16 8 आपको मिलेगा विच इज 2√2 इंटू ये 27 और 15 ये आपके पास 22 12 माइनस 6 10 टू द पावर माइनस 6। तो आपको मिलेगा 1.4 इंटू 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 आपको यहाँ पे स्पीड मिलने वाली है प्रोटॉन की। तो अप्रोक्सीमेटली 2.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 नहीं था, ये माइनस 27 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे +6 आएगा। +6 हमारा आंसर होना चाहिए विच इज ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हमें मिल जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। इफ इन प्लेस ऑफ चार्ज प्लेट्स टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम केप्ट इन एयर एट 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर देन द पोटेंशियल एनर्जी इज। तो पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। हमारे पास दो चार्जेस हैं 1 माइक्रोकूलम। अब हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का कितना होगा, kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय r जो है हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलने वाला है। थोड़ा सा क्वेश्चन वेग है, थोड़ा सा और क्लियर होना चाहिए था कि उस प्रोटॉन का क्या, उस प्रोटॉन को इंक्लूड करना है या नहीं करना। यदि मैं इस लिखे हुए टेक्स्ट की तरह से जाऊं और सीबीएसई के ट्रैक रिकॉर्ड से जाऊं तो जो लिखा है सवाल में उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया तो चार्जेस का, सो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर हमारे पास कितना है 10 टू द पावर माइनस 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज दिस। सो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर भी यहाँ पे मैच कर जाता है, इसका मतलब ये इन्हीं चार्जेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक केस बेस्ड क्वेश्चन जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। सवाल ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये जो पूरा केस है आपको दिया हुआ है, चार्ज बिटवीन पैरेलल प्लेट्स इसका टाइटल है। पढ़ते हैं इसको। Surface charge density is defined as charge per unit surface area of surface charge distribution, that is sigma is equal to dq by ds। इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए आपके पास कोई एक सरफेस है रैंडम शेप का और इसके ऊपर चार्ज एक रैंडम तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं कम कहीं ज्यादा, इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो किसी एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया पर जितना चार्ज है dq और इसका एरिया है लेट्स से ds, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर स्पेस में जो चार्ज डेंसिटी है उसको डिफाइन किया जाता है छोटा सा चार्ज डिवाइडेड बाय छोटा सा एरिया। ए पर्टिकुलर पॉइंट की जो है ये चार्ज डेंसिटी है। टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ऑपोजिट साइंस हैविंग द मैग्नीट्यूड दिस शोन बिलो। द इंटेंसिटी of electric field at a point is given by sigma upon epsilon naught। तो यहां हम ये जानते हैं कि ये बेसिकली पैरेलल प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, और इस तरफ जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है, यहाँ पे माइनस सिग्मा है। अच्छा ये मेटल प्लेट है, सही बात है, तो ये कैपेसिटर इनको हम कह सकते हैं। तो अंदर कोई भी पॉइंट यदि होता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है हर एक पॉइंट पर सेम है और उसकी वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर अंदर। और वो कैसे आती है, इस प्लेट की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी वजह से इस तरफ, और इस नेगेटिव प्लेट की वजह से भी इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो पहला सवाल इस पैराग्राफ पे बेस आपको दिया है, E इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। तो फर्स्ट प्लेट का जो आउटर रीजन है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो ये मान लीजिए एक पॉइंट यहां पे मैं चूज कर लेता हूं। इस प्लेट पर जो चार्ज है वो इस तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होने वाला है राइट वाली सरफेस पर, और इस प्लेट के लेफ्ट वाली सरफेस पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां पर कोई चार्ज नहीं, यहां पर कोई चार्ज नहीं। इसका रीजन भी सिंपल है कि ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, बदले में ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा, दोनों अट्रैक्ट हो रहे होंगे, तो सबसे नजदीक वाले फेसेस पर ये चार्जेस आ जाएंगे। तो एक सरफेस है, एक लेयर है चार्ज की, एक लेयर है चार्ज की, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस लेयर की वजह से होने वाला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, इस लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चार्ज की तरफ की जो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों चार्जेस की जो डेंसिटी का मैग्नीट्यूड है वो बराबर है आपस में, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बराबर होने वाले हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा 0 के बराबर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 0 के बराबर। सेकंड क्वेश्चन कहता है
E in the outer region of second plate। तो हमारे पास फर्स्ट प्लेट है ये, सेकंड प्लेट है ये, चार्ज यहाँ पे नेगेटिव इस तरीके से होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से होगा। इस रीजन की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो एक लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 के बराबर आपको मिल जाएगा, तो आंसर भी हमें मिल जाएगा 0 के बराबर। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ये फॉर्मूला दिया हुआ है ऑलरेडी, व्हिच इज Q अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिग्मा कितना दिया है बेटा, सिग्मा की वैल्यू है 17 10 22। 17 into 10 raised to the power minus 22 divided by epsilon naught, which is 8.85 into 10 to the power minus 12। तो यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ये लगभग जो है 2 के बराबर है, 2 से थोड़ा सा कम है, 2 से थोड़ा सा कम है, लेस देन 2 एक नंबर है। और ये आप करेंगे इसको सॉल्व, तो माइनस 22 प्लस 12 विच इज माइनस 10, सो 10 टू द पावर माइनस 10, और ये लेस देन 2 एक नंबर है, आपको आंसर मिलने वाला है। सो 2 into 10 to the minus 10 से छोटा नंबर जो है सी ऑप्शन हमें दिया हुआ है, वही हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर 4 आपसे कहता है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम राइट साइड ऑफ द प्लेट बी एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली इज। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिडिल वाले रीजन में वो सेम रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस चाहे कितना भी हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है, प्रोवाइडेड जो ये प्लेट्स हैं इनका साइज बहुत बहुत ज्यादा है या फिर डिस्टेंस इनके बीच का बहुत ज्यादा कम है, तो इनके बीच का जो रीजन है यहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहने वाला है। तो यहाँ एक बार पढ़ लेते हैं, टू लार्ज यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया गया है कि ये प्लेट जो है ये लार्ज है, इनफाइनाइट प्लेट आपको मानना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में जो रीजन है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं रहता है। तो रेशियो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, चाहे 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर पे लीजिए, या 3 या 6 का लीजिए, 3 या 4 का लीजिए, 3 या 2 का लीजिए, वो समान ही आने वाला है। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा, दैट 1:1 रेशियो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाले रीजन में जो है डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, प्रोवाइडेड डिस्टेंस या तो बहुत ज्यादा छोटी हो, फाइनाइट प्लेट्स की डिस्टेंस बहुत ज्यादा छोटी हो, या इनफाइनाइट प्लेट्स जो है हमें गिवन हो। फिफ्थ सवाल की तरफ चलते हैं, इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन फाइनाइट प्लेट द गॉसियन सरफेस कंसीडर्ड इज। हमारे पास एक फाइनाइट मेटल की प्लेट है और इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम जानते हैं कि पिल बॉक्स टाइप का हम एक गॉसियन सरफेस इसमें लेते थे, तो पिल बॉक्स कह सकते हैं, या सिलिंड्रिकल शेप में हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस का इस्तेमाल किया करते थे, तो हमारा आंसर आएगा सिलिंड्रिकल, या फिर इसको आप पिल बॉक्स भी कह सकते हैं। पिल बॉक्स शेप का यहाँ पे गॉसियन सरफेस इस्तेमाल करते हैं, ठीक बात। तो इस तरीके से 5 सवाल हमने सॉल्व कर दिए बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ।